इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ही अच्छा जेई एडवांस का एक टॉपिक है जिस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। प्लीज समझिए, सुनिए। जब भी किसी चार्ज सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स जनरेट हो सकता है और यही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बेसिकली जो निकलेगा वो प्रेशर होगा। तो एक चार्ज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज सरफेस के ऊपर जो प्रेशर जनरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को अपन थोड़ा समझते हैं, इसके फॉर्मुलेशन को समझते हैं फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। और फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर भी जरूरी नहीं है, फॉर अ कंडक्टिंग बॉडी। जनरल कंडक्टिंग बॉडी है तो इसकी बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक जनरल कंडक्टिंग बॉडी ले ली है, ये स्फीयर नहीं है, मैं जानबूझ के स्फीयर नहीं दिखा रहा, सिमेट्रिक केस नहीं ले रहा। और इसके ऊपर आपने एक चार्ज दिया है Q। ये चार्ज Q इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूंकि सरफेस सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर सिग्मा अलग अलग हो सकता है, राइट। आपको सिग्मा अलग अलग लेना पड़ सकता है। तो जैसे आप मान लीजिए एक पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है सिग्मा ए अलग हो, पॉइंट बी पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है सिग्मा बी अलग हो, पॉइंट सी पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है सिग्मा सी अलग हो। ये बराबर तब होंगे जब सरफेस सिमेट्रिक होगी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब मेरी बात सुनिए कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करनी है तो मेरी बात सुनिए। मान लीजिए ए पे बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ए पर आपने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ए पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया ds, और इस पे कुछ तो चार्ज dq है। पर मेरा पॉइंट ये है कि यार ऐसा थोड़ी ना है कि सरफेस में केवल ds के पास चार्ज है, चार्ज तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ds के पास जो चार्ज है dq वो तो हाई है, पर बाकी सरफेस के पास भी एक बिग अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो ऐसे में क्या होता है, बाकी सरफेस के चार्ज ही इस ds को रिपेल करते हैं, या इस ds पे जो चार्ज dq है उसको रिपेल करते हैं, ठीक है। और ये रिपल्शन इफेक्टिवली इस ds को बाहर की तरफ ढकेलता है एक f परपेंडिकुलर से, और यही f परपेंडिकुलर इस ds पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है। तो अल्टीमेटली एक चार्ज्ड सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है उसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर dq की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो बाकी सरफेस चार्ज की वजह से उसके ऊपर लगने वाला जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दैट जनरेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ फंडामेंटल लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से एक रैंडम सरफेस बनाता हूं, फिर से ये ds लेता हूं और ds में चार्ज कितना मानता हूं बेटा, dq, और यहां पे चार्ज डेंसिटी मानता हूं सिग्मा। तो dq कितना हो गया बेटा, dq हो गया सिग्मा इंटू ds, क्योंकि यहां पे मैंने सरफेस एरिया कितना लिया था, ds। अब हम जानते हैं कि सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर अगर कोई पॉइंट ए लिया जाए तो उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 0। यानी ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट और बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो dq की वजह से भी जनरेट होगी और जो रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से भी जनरेट होगी। अब इस लॉजिक को समझो। अगर मैं इस सिस्टम को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, जहां पे रिमेनिंग चार्जेस को अलग से ले लूं जिनको मैं QR बोल दूं, और जहां पे मैं ds के सरफेस चार्ज को अलग से ले लूं जिसको मैं dq बोल दूं, और इसकी वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज की शीट की तरह काम करेगा, स्मॉल शीट की तरह, तो जो E1 की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल लेयर्ड चार्ज की वजह से उसके दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ये जो पॉइंट बी है उस पर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप E2 बोल दें, है ना।
ये केवल डी क्यू की वजह से उसके आजू बाजू में है। अगर केवल डी क्यू प्रेजेंट होता स्पेस में, केवल सिंगल लेयर्ड चार्ज प्रेजेंट होता, तो उसके लेफ्ट साइड में भी फील्ड बाहर की तरफ होती, कितनी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे साइड में भी फील्ड E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होती। ठीक है, अब आप रिमेनिंग चार्जेस की बात करें, इसकी वजह से जस्ट बाहर यहां पर, ठीक है, इसकी वजह से जस्ट बाहर फील्ड मान लीजिए E3 है यहां पे। लेकिन अगर ये रिमेनिंग चार्ज को देखो तो इसके लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी में कोई खास अंतर तो है नहीं, दे आर इनफाइनाइटेसिमली सेपरेटेड। तो ए और बी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं डीक्यू के लिए, क्योंकि डीक्यू के लिए ए बाहर है और बी अंदर है। पर रिमेनिंग चार्ज के लिए ए और बी की सिमेट्री में कोई खास अंतर नहीं है, इनके बीच की दूरी टेंड्स टू 0 है। तो मेरा 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 क्लेम ये है कि रिमेनिंग चार्ज की वजह से पर ए पर कितनी फील्ड E3 है वो मुझे नहीं पता, पर मेरा क्लेम ये है क्योंकि रिमेनिंग चार्ज के लिए ए और बी लगभग एक ही पॉइंट है, तो रिमेनिंग चार्ज जितना ए पर फील्ड डालेगा E3 उतना ही बी पर फील्ड डालेगा E3। ये मेरा क्लेम है। रिमेनिंग चार्ज के लिए ए और बी में कोई अंतर नहीं है। डीक्यू के लिए ए और बी में अंतर है। डीक्यू के लिए ए बाहर का पॉइंट है और बी अंदर का पॉइंट है, पर अगर आपने डीक्यू को हटा दिया तो रिमेनिंग चार्ज के लिए ए और बी लगभग लगभग सेम स्पेस में सेम जगह लाई करते हैं। मुझे नहीं पता रिमेनिंग चार्ज की वजह से E A और EB कितना है, तो मैंने मान लिया कि E3 है। ठीक है, अब आप सुनिए, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरली ऐड करने पे मुझे EA नेट मिलेगा। तो EA नेट क्या होगा, E3 और प्लस राइट साइड में E1, और EA नेट की वैल्यू आप क्या रखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू E3 प्लस राइट साइड में कितना बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E3 की वैल्यू कितनी आई बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। अब आप बी की बात करें बेटा, तो बी पर जो EB नेट है, मुझे पता है कि EB नेट 0 है, पर बी पर मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, E3 ऊपर और अपने अजम्पशन के हिसाब से E2 नीचे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए EB पर, वो मेरे अजम्पशन के हिसाब से E3 माइनस E2 होनी चाहिए। और ध्यान से देखें तो E2 की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो DQ की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और E3 की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फिर से क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो EB बिकम्स 0। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं एक रिमेनिंग चार्ज QR कंसीडर करूं तो उसकी वजह से A और B दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 आ रही है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है बाहर की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, DQ की वजह से, ये जो DQ है, DQ, इसकी वजह से बाहर वाले पॉइंट पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, तो दोनों जुड़ जाता है और टोटल फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बना देता है। पर इस DQ की वजह से अंदर वाले फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, तो बाहर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, और अंदर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू DQ चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके EB की वैल्यू 0 बना देते हैं। अब मैं क्यों इस बात में इंटरेस्टेड था, क्यों मैं इंडिविजुअल लेवल पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना इंटरेस्टेड था, इसलिए बेटा क्योंकि जो रिमेनिंग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में। देखो, रिमेनिंग चार्ज ने ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रिमेनिंग चार्ज ने बी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिमेनिंग चार्ज DQ की लोकेशन पर भी, एग्जैक्ट DQ की लोकेशन पर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जनरेट करेगा। अब जो DQ चार्ज है वो एक ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल पर रिमेनिंग चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की हुई है, कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो DQ चार्ज पर रिमेनिंग चार्ज की वजह से एक बाहर फोर्स लगेगा DF, और इस DF की वैल्यू कितनी होगी बेटा, DQ इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो DF है ये किसने लगाया, ये QR ने लगाया। किस पर लगाया, DQ पर लगाया। कैसे लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और DQ उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो DF इज ऑन DS चार्ज
ऑन ds एरिया यानी dq चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। अब जो df आया, ध्यान से देखिए, dq की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू ds इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो df अपॉन ds की वैल्यू कितनी आई, ये आई सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। df अपॉन ds की वैल्यू कितनी आई बेटा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब df क्या है, df dq चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही तो है, बाकी चार्जेस या सराउंडिंग चार्जेस की वजह से। और ds क्या है, इसका एरिया, और df परपेंडिकुलर लग रहा है एरिया सरफेस के। तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ, जिसको अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोला, उसकी वैल्यू आ गई df अपॉन ds, और वही आपने निकाली है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, P इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट बाई 2। सोच के देखो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो थी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नेट का होल स्क्वायर। तो कभी भी आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए, तो उस कंडक्टिंग मटेरियल के जस्ट बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट उठा लो और फॉर्मूला लगा दो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नेट स्क्वायर। दैट विल गिव यू द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एज दैट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस प्रेशर की वजह से सरफेस का सारा पॉइंट बाहर की तरफ एक खिंचाव महसूस करता है। आई होप दिस डिस्कशन मेक सेंस फॉर यू। और अगर आपको इस डिस्कशन से रिलेटेड सवाल चाहिए तो जस्ट वॉच नेक्स्ट फ्यू वीडियोस, जिसमें मैं इसी डिस्कशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड बहुत खूबसूरत सवाल आपके सामने लेके आने वाला हूँ।